सरल शब्दों में कहा जाए तो जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया या उसके सामने झुके तो उसकी लग गई वाट, और जिसने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का विरोध किया उसे मिला जबरदस्त चुनावी फायदा। और न सिर्फ जबरदस्त चुनावी फायदा, वो फायदा मिला तमाम उम्मीदों के उलट। आपके सामने इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। इन दोनों के बारे में कहा जा रहा था कि इनके दोबारा चुन के आने की कोई गुंजाइश नहीं है, और इन दोनों के सामने इनके देश की भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी, यानी कि दक्षिणपंथी पार्टियां। मगर तमाम उम्मीदों के उलट ये लोग चुनकर आ गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रंप की नीतियों का खुलकर विरोध किया था, देश की अस्मिता को झुकने नहीं दिया था। इन्होंने सही मायनों में उस फलसफे में विश्वास किया था कि देश नहीं झुकने दूंगा मित्रों। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल है, भारत का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? क्योंकि मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था, अमेरिकी संसद से खड़े होकर भारत का अपमान किया था। बात वहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा पूरी तरह से खामोश रहे। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप को तो नसीहत देते रहे, मगर अमेरिका के लिए कहने को कुछ नहीं। और फिर यह मत भूलिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत आते हैं। कब आते हैं? जब पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। मगर इनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? यह व्यक्ति जो अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ ताजमहल गया था, इसने अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या दी? कि भारत और पाकिस्तान आपस में सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि भारत कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे इस इलाके के हालात खराब हो जाएं। यानी कि अमेरिका ने जो बयान दिया है वो भारत के पक्ष में नहीं कहा जा सकता, मगर भारत पूरी तरह से खामोश रहा। कहने का अर्थ साफ है, ट्रंप के सामने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी रीढ़ नहीं दिखाई, विरोध नहीं किया। तो क्या आने वाले चुनावों में भाजपा को नुकसान हो सकता है? दोस्तों, हकीकत यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जो कनाडा में हुआ, जो जर्मनी में हो रहा है, जो चाइना में हो रहा है, उन हालात से भारत के हालात थोड़े जुदा हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे, मगर एक एक करके मैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों की चर्चा करना चाहता हूं। मगर उससे पहले आप सबसे अपील, दोस्तों, मेरा एक नया चैनल आ चुका है। आपको जाना है यूट्यूब पर और यह टाइप करना है @अभिसार एस न्यूज। जाइए इस चैनल पर, मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे खबरों का एक नया अंदाज। और हां, मेरे कार्यक्रमों को देखिए, क्योंकि उस नए चैनल में मेरे जो कार्यक्रम आ रहे हैं ना, वो मौजूदा चैनल से बिल्कुल जुदा हैं। आप देखेंगे बेबाक, आप देखेंगे अमर सत्य कथा, और ये बिल्कुल हट के कार्यक्रम है। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की और हम बात कर रहे हैं कनाडा की। इन दोनों के प्रधानमंत्री तमाम उम्मीदों के उलट दोबारा सत्ता में आ गए। और क्यों आए? क्योंकि इन्होंने ट्रंप की नीतियों का खुलकर विरोध किया, जो भाजपा नहीं कर रही है, और उन्हें इसका जबरदस्त फायदा हुआ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के मामले में क्या खबर आई है आपके स्क्रीन पर। 2025 के ऑस्ट्रेलियाई चुनाव में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, और ऐसा पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ है कि कोई ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार चुना गया है। इस बार लेबर पार्टी को 87 से ज्यादा सीटें मिली, जबकि पिछली बार उनके पास 77 सीटें थी। वहीं विपक्षी पार्टी कोalition, जिसकी अगुवाई पीटर डटन कर रहे थे, को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उन्हें सिर्फ 39 यानी 39 सीट्स मिली, और खुद डटन भी अपनी सीट हार गए। आपके जहन में सवाल होगा कि वजह क्या थी? जहां तक डटन की बात करें दोस्तों, तो उनका वही रुतबा है जो भाजपा का भारत में, यानी कि डटन की पार्टी एक तरह से वहां की दक्षिणपंथी पार्टी है, और लेबर पार्टी, ऑस्ट्रेलिया की जो लेबर पार्टी है, वो मध्यपंथी पार्टी है, यानी कि भारत में जिस तरह से कांग्रेस। आपके जहन में सवाल कि आखिर दोबारा लेबर पार्टी ऑस्ट्रेलिया में सत्ता में क्यों आई, और इसके जरिए आपको भारतीय राजनीति का भी एक अंदाजा लग जाएगा। कारण आपके स्क्रीन पर, जो मैं अपने शोध के जरिए आपके सामने लेकर आया हूं। किन वजहों से लेबर पार्टी जीती?
लेबर की जीत के पीछे कई अहम कारण थे। आर्थिक चिंता, महंगाई और खर्चों को लेकर लेबर पार्टी ने सीधे सीधे लोगों की परेशानियों की बात की, जैसे स्टूडेंट लोन में छूट जैसे फैसलों से युवाओं को अपनी तरफ खींचा। कहने का मतलब साफ है, लेबर पार्टी लोगों के मुद्दों की बात कर रही थी, महंगाई की बात कर रही थी, बेरोजगारी को संबोधित करने की कोशिश कर रही थी। वो धर्म के नाम पर या विदेशों से जो प्रवासी आकर ऑस्ट्रेलिया में बस रहे हैं उन्हें टारगेट नहीं कर रही थी। कहने को ये सत्ता में थे, ये सब कर सकते थे, मगर ये सब नहीं हुआ दोस्तों। आगे, विपक्ष की गलतियां। विपक्ष ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो लोगों को पसंद नहीं आए। सरकारी नौकरियों में कटौती और ऑफिस में जबरन हाजिरी जैसी बातें उल्टी पड़ी। लीडरशिप की दिक्कतें। पीटर डटन की लीडरशिप को लेकर काफी नाराजगी दिखी, खासतौर से शहरी और अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से वो जुड़ नहीं पाए, जिससे उनकी पार्टी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, द ट्रंप फैक्टर। डोनाल्ड ट्रंप ने सही मायने में लेबर पार्टी को दोबारा सत्ता में पहुंचा दिया, क्योंकि वहां की जनता देख रही थी कि लेबर पार्टी मुद्दों की बात कर रही है, लेबर पार्टी मुद्दों से भटका नहीं रही है। वहां सही मायने में लोकतंत्र है, जहां का मीडिया उनसे सवाल करता है। मीडिया इधर उधर की बातें नहीं करता है ऑस्ट्रेलिया में, वो धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांटता है। वो ऑस्ट्रेलियाई जनता जो वहां के मूल निवासी हैं, वहां की जो श्वेत पॉपुलेशन है, व्हाइट पॉपुलेशन है, उन्हें यह नहीं बताता कि तुम्हारा वजूद खतरे में है। जैसे हमारे देश में हिंदू खतरे में है, बार बार खतरे में है, लगातार खतरे में है, यह क्या कहा जाता है? कहा जाता है ना, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता। और उसी तरह से कनाडा में जबरदस्त जीत वहां की मध्यपंथी पार्टी ने हासिल की है और मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बन गए। याद कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे तब उनकी पार्टी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी, मगर फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं और फिर कनाडा की बेइज्जती करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि हम कनाडा को अपना 51वां राज्य बना देंगे। वो इलॉन मस्क को भी लगाते हैं इस काम में कनाडा की बेइज्जती करने के लिए। कनाडा के लोग ये सब देख रहे थे और ये सब बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, और फिर जस्टिन ट्रूडो की जगह मार्क कार्नी को पार्टी का नेता बनाया जाता है। मार्क कार्नी मुद्दे उठाते हैं और चढ़ाई कर देते हैं। नतीजा, उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में आ जाती है। और कारण क्या है, गौर किया जाए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा पर भारी टैरिफ लगाए और साथ ही कई भड़काऊ बयान भी दिए, जैसे कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना लेने की धमकी या उसका अधिग्रहण करने की बात। यही सब बातें इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। मार्क कार्नी ने खुद को ऐसा नेता बताया जो ट्रंप की आर्थिक और राजनीतिक धमकियों का डटकर सामना कर सकता है। उन्होंने अपनी पूरी चुनावी मुहिम को अमेरिका के दबाव के खिलाफ खड़े होने पर टिका दिया। ट्रंप इफेक्ट ने कनाडा के लोगों में राष्ट्रवाद की लहर जगा दी। लोगों ने झंडे के पीछे खड़े होने वाला रवैया अपनाया और यही कार्नी और उनकी लिबरल पार्टी के पक्ष में गया, जबकि कुछ महीने पहले तक वो चुनावी सर्वे में काफी पीछे थे। तो मैंने आपके सामने कनाडा की मिसाल दी, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी। अब मैं आपको बताने वाला हूं जर्मनी। जर्मनी में वहां की एक पार्टी है जिसका नाम है एएफडी। एएफडी का वही रुतबा है जो यहां भारत में दक्षिणपंथी पार्टियों का है। वो लोग दूसरे धर्म के लोगों को गाली देते हैं और विदेशों से जो लोग आकर बस रहे हैं जर्मनी में, उनके खिलाफ मोर्चा बुलंद करते हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एएफडी के खिलाफ जर्मनी की सरकार ने सख्त तेवर अपनाए। क्यों? क्योंकि जर्मनी को याद है कि उनके यहां एक तानाशाह होता था जिसका नाम था हिटलर। हिटलर ने जर्मनी को दुनिया भर में बदनाम किया। एएफडी कहीं ना कहीं हिटलर की सोच से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। अब एएफडी के खिलाफ जैसे ही जर्मनी की सरकार सख्त तेवर अपनाती है तो अमेरिका के विदेश मंत्री एएफडी के पक्ष में आ जाते हैं कि आप एएफडी पर कड़ी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। तो जर्मनी सख्त लफ्जों में कहता है, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने देश की परवाह करो और हमें नसीहत मत दो। हम जो जो कदम उठा रहे हैं वो लोकतंत्र के हित में है।
सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह बयान दिया था। इसका हिंदी में अनुवाद क्या है और इसका क्या जवाब दिया जर्मनी ने कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मार्को रूबियो ने क्या कहा। जर्मनी ने अभी अभी अपनी खुफिया एजेंसी को विपक्ष की जासूसी करने की नई ताकतें दे दी हैं। इसे लोकतंत्र नहीं, छुपा हुआ तानाशाही कहेंगे। असल में कट्टर सोच एएफडी की नहीं है, जो हाल के चुनाव में दूसरे नंबर पर आई थी, बल्कि असली खतरा तो वो खतरनाक ओपन बॉर्डर इमिग्रेशन पॉलिसी है, जिसे एएफडी ने हमेशा विरोध किया था। जर्मनी को अपना रुख बदलना चाहिए। अब वहां के विदेश मंत्री खुलकर जर्मनी के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। क्या जर्मनी चुप रहा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री यूरोप पर तो बोलते हैं, पाकिस्तान पर भी बोलते हैं, मगर जब अमेरिका दादागिरी करता है तो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जर्मनी ने दरअसल कहा क्या, यह है उनका बयान। हिंदी में मैंने उसका अनुवाद कर दिया है। जर्मनी का जवाब, यही है असली लोकतंत्र। यह फैसला एक पूरी तरह निष्पक्ष और गहरी सोच के बाद लिया गया है, ताकि हमारे संविधान और कानून के राज की हिफाजत की जा सके। आखिर में फैसला स्वतंत्र कोर्ट ही करेगी। हमने इतिहास से सीखा है कि राइट विंग कट्टरता को वक्त रहते रोकना जरूरी होता है। राइट विंग कट्टरता हमारे यहां यानी भारत में तीन किस्म की सोच है: मध्यपंथी, लेफ्ट विंग और राइट विंग। मध्यपंथी यानी कांग्रेस, लेफ्ट विंग यानी तमाम जो वामपंथी दल हैं, और राइट विंग यानी भाजपा। यहां पर क्या कह रहा है जर्मनी कि हमने अपने इतिहास में राइट विंग कट्टरता से सबक लिया है, और कहीं ना कहीं जर्मनी इशारा कर रहा है तानाशाह हिटलर की तरफ। कहने का अर्थ साफ है, जर्मनी में हाल ही में उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में आई एएफडी को हराकर, और वो अमेरिका के सामने नहीं झुक रहे हैं। अमेरिका उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। उसी तरह से लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा में मार्क कार्नी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई। मगर भारत में क्या होगा दोस्तों? यह आपके जहन में सवाल होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रंप के सामने झुका वो चुनाव हारा, जिसने ट्रंप को दिया करारा जवाब वो जीता। तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आप एक बहुत बड़ा फर्क देख रहे हैं दोस्तों। भारत का लोकतंत्र सही मायनों में एक छद्म लोकतंत्र बनकर रह गया है। हमारे यहां का जो मीडिया है वो सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधता है। हमारे यहां का मीडिया आए दिन हिंदू मुस्लिम करता है। हमारे यहां का मीडिया पिछले 11 सालों में यहां के जो बहुमत है, यहां पर कई लोगों में यह डर बिठाने में कामयाब रहा है कि अगर भाजपा सत्ता से चली गई तो देश में मुगलों का राज हो जाएगा, मुसलमानों का राज हो जाएगा। यह सब मीडिया पढ़ा रहा है पिछले 11 सालों से। ऊपर से आप जानते हैं एजेंसीज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधती हैं। मीडिया और भाजपा का प्रचार तंत्र विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करता है। यानी कि भारत की तुलना, बेशक हम अमेरिका के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, भारत की तुलना ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से नहीं की जा सकती। समानांतर तौर पर दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप, जिसका विरोध भारत नहीं कर रहा है, वो अमेरिका को रसातल में ले जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका में पर्यटन बद से बदतर होता जा रहा है, टूरिज्म गिर रहा है। आइए सीबीएस न्यूज इस बारे में क्या कहता है। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, और जैसा कि आप इस रिपोर्ट में सुनेंगे, अमेरिका को नुकसान करीब 90 अरब डॉलर्स का है। 90 अरब डॉलर्स। देखिए सीबीएस न्यूज।
Since the beginning of the second Trump administration, we've seen a drop in overseas travelers coming to the U.S. Stats from the International Trade Administration show February saw a decrease of 2.4% compared to the same time last year, but the decline was even more steep in March, 11.6%. compared year over year. Now, the exact reasons we should clarify are unclear, but February was the first date the president. यानी कि इस व्यक्ति का हर कदम अमेरिका को बर्बादी की तरफ ढकेल रहा है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक और फरमान लेकर आए हैं। इस खबर पर गौर कीजिए। इस खबर के मुताबिक अब अमेरिका में जो बाहर से फिल्में आएंगी, दूसरे देशों से, उस पर 100% टैरिफ लगेगा। यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। यानी कि बाहर से बनने वाली फिल्में, सबसे बड़ी बात, कई बार साझेदारियां होती हैं अमेरिका और भारत में, अमेरिका और ब्रिटेन में, अमेरिका और जर्मनी में, ऐसी फिल्मों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। अभी इस बात को लेकर असमंजस है कि हमारी जो फिल्में वहां जाती हैं, क्या उन पर टैरिफ लगेगा? यह सवाल सबके सामने है और इसका विरोध हॉलीवुड में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। मैंने आखिरी 2 मिसालें आपको क्यों दी कि किस तरह से पर्यटन गिर रहा है और अब फिल्मों पर 100% टैरिफ इस आदमी की मति भ्रष्ट हो चुकी है। और आज हमें देखना होगा कि कौन कौन डोनाल्ड ट्रंप, जो सही मायने में भस्मासुर बन गए हैं, उनका साथ दे रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, जब आप रीढ़ दिखाएंगे, जब आप शौर्य दिखाएंगे, जब आप साहस दिखाएंगे, तो शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, मगर बाद में जाकर इसका फायदा आपको जरूर मिलता है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।